हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट फर्स्ट। केमिकल बॉन्डिंग में जब आप स्टडी करेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड सबसे पहला कंसेप्ट है कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्डिंग का जब फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी का चेंज होगा। बॉन्ड को क्लासिफाई किया 3 टाइप्स में। पहला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड, दूसरे टाइप का बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरे टाइप में लेंगे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। आज पहली बार फर्स्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। आयोनिक बॉन्ड की डिटेल हम स्टडी करेंगे। आयोनिक बॉन्ड जैसा इसका नाम है, इसमें आयन का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन आयन का फॉर्मेशन कब होता है? जब कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करे या दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे और दोनों फिर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का। तो इस टाइप की जब बॉन्डिंग होगी तो उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में टोटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वन एटम टू अनदर एटम। फॉर एग्जाम्पल किसका ले? एग्जाम्पल हम लेते हैं NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन जब होता है तो इसमें आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब सोडियम क्लोराइड में सबसे पहले हमको ज्योमेट्री किसकी लेना? Na11 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8 थर्ड 1। सोडियम के आउटर वैलेंसी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ये क्लोरीन से कॉम्बिनेशन करेगा, 17 उसका एटॉमिक नंबर, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8 थर्ड 7। अब आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है। मतलब इस साइड कौन होना चाहिए? मेटल, इस साइड कौन होगा? नॉन मेटल। अब सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, क्लोरीन हेलोजन फैमिली का मेंबर है, मींस ये पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप में और ये फर्स्ट ग्रुप में। तो यहां पर सोडियम का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मतलब मेटेलिक नेचर, मींस ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लूज करेगा। लेकिन कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज इतनी आसानी से नहीं करता, हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मींस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है तो न्यूक्लियस के अगेंस्ट वर्क डन होगा, तब सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन देंगे। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन को गेन कराने के लिए यहां न्यूक्लियस वर्क डन करेगा। मतलब आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में वर्क डन, एनर्जी का चेंज होगा। ये उसकी रिक्वायरमेंट है, टर्म कंडीशन है। अब सोडियम का डायग्राम बना, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8, लास्ट में क्या है? 1। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम का। अब ये किसको डोनेट करेगा? क्लोरीन को, फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8 थर्ड 7। इसकी रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करेगा, अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो आपको इस पे वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर क्या अप्लाई करता है? अट्रैक्शन फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करोगे मतलब प्रोसेस कौन सा हो गया? एंडोथर्मिक। जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब ऑर्बिट को छोड़ेगा। यहां से ये रिलीज हुआ तो सोडियम कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब कोई एलिमेंट इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो आउटर ऑर्बिट के जो 7 इलेक्ट्रॉन है इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो इसका न्यूक्लियस वर्क डन करेगा। ऐसे केस में एनर्जी रिलीज होगी और रिलीज होगी तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। यहां हमने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो प्रोसेस कौन सा हुआ? एंडोथर्मिक, एनर्जी सप्लाई की, और इस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके न्यूक्लियस ने वर्क डन किया। ऐसे केस में एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक। अब सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया?
इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो सोडियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, स्मॉलर साइज का हो गया, और क्लोरीन लार्जर साइज का हो गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट हुआ जिसको हम मान सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का नाम केमिकल बॉन्डिंग है। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड का मेन कंसेप्ट क्या है? कोई एक एलिमेंट अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे टू अनदर एटम, किसी दूसरे एटम को वो डोनेट करे, जो गेन करे वो नेगेटिव आयन, जो डोनेट करे वो पॉजिटिव आयन। तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव आयन का जो अट्रैक्शन है उसी को हम क्या नाम देते हैं? आयोनिक बॉन्ड। और ये एनर्जी चेंज होती है, केमिकल रिएक्शन है, इसलिए इसको बोलते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग। अब हेलोजन फैमिली का मेंबर फर्स्ट सेकंड ग्रुप के एलिमेंट ये मैक्सिमम टाइम आयोनिक बॉन्ड का कॉम्बिनेशन करते हैं, उसका फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर हम आयोनिक बॉन्ड की अब पहले टर्म कंडीशन समझे। आयोनिक बॉन्ड की टर्म कंडीशन क्या है? ये एटम जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसकी आईपी की वैल्यू क्या होना चाहिए? लोअर। आईपी ऑफ पॉजिटिव आयन शुड बी लोअर। क्यों होना चाहिए इसकी आईपी की वैल्यू? तो आईपी का मतलब समझे पहले। आईपी का मतलब है मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसकी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, उसको हम बोलते हैं आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना चाहिए? लोअर, तभी इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज होगा। अगर मान लीजिए इसकी आईपी की वैल्यू हायर है तो इलेक्ट्रॉन का रिलीज होने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो पहली कंडीशन क्या है आयोनिक बॉन्ड की? पॉजिटिव आयन की आईपी की वैल्यू मिनिमम लोअर होना चाहिए। तो इसका मीनिंग है द वैल्यू ऑफ आईपी ऑफ पॉजिटिव आयन शुड बी लोअर। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, कम से कम हमको वर्क डन करना पड़े। सेकंड, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, लेकिन न्यूक्लियस उस पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता, बट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे? रिपेल। तो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा? रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। कौन करे वर्क डन? वर्क डन न्यूक्लियस करेगा। कौन सा न्यूक्लियस करेगा? एलिमेंट का न्यूक्लियस करेगा। तो ऐसे केस में एनर्जी क्या होगी? रिलीज। मतलब न्यूक्लियस ने वर्क डन किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। कभी भी कोई एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा फॉर स्टेबिलिटी, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके न्यूक्लियस को वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करते हैं। उसी रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट न्यूक्लियस वर्क डन करेगा। जो वर्क डन हुआ वो एनर्जी रिलीज हो गई, बट बॉन्ड फॉर्मेशन में वो इन्वॉल्व है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होना चाहिए? हायर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव आयन शुड बी हायर। नेगेटिव आयन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होना चाहिए? हायर। फर्स्ट कंडीशन क्या है? पॉजिटिव आयन की आईपी की वैल्यू लोअर। सेकंड कंडीशन क्या है? नेगेटिव आयन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हायर, मींस वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करे, कम एनर्जी रिलीज करे, कम उसको कम वर्क डन करना पड़े। तीसरी कंडीशन, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स हायर होना चाहिए। इट मींस इनकी जो लैटिस एनर्जी की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? हायर।
अदरवाइज क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होते ही ब्रेक हो जाएगा। तो थर्ड कंडीशन क्या है, लैटिस एनर्जी ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी होती है, जब ये कंबाइंड होते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, लैटिस एनर्जी उसका नेम होता है। लैटिस एनर्जी शुड बी हायर, मतलब इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसमें हम ऐसा बोलेंगे, थर्ड कंडीशन, लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड शुड बी हायर। ये मेनली इसकी तीन कंडीशन है, आईपी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। अब इनकी प्रॉपर्टी की स्टडी करें। तो प्रॉपर्टी की स्टडी करने के लिए आयोनिक कंपाउंड जितने भी है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, और मेनली इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, चार प्रॉपर्टी इसकी फेमस है। चार प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, सॉलिड, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट, solubility, boiling point, melting point, etc. इन प्रॉपर्टी की इसकी स्टडी करना। पहली प्रॉपर्टी, आयोनिक बॉन्ड का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का कॉम्बिनेशन है, दोनों के बीच अपोजिट चार्ज है, तो इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हायर। ये वैल्यू हायर होगी। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू हायर होगी तो तय फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड। तो आयोनिक कंपाउंड मेनली क्या होते हैं, सॉलिड फिजिकल स्टेट में होते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, अट्रैक्शन फोर्स हायर होगा, तो तय है उसके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, हायर। यहां पर कंसेप्ट बना कि जब इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स हायर है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होते हैं आयोनिक कंपाउंड। थर्ड, सोल्यूबिलिटी, आयोनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल, वाटर में क्या होंगे, सोल्यूबल, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये इनसोल्यूबल है। वाटर में जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो फेयरली सोल्यूबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक बेंजीन, फिनॉल, ईथर, इन सब में आयोनिक कंपाउंड इनसोल्यूबल होता है। चौथी प्रॉपर्टी, ये नॉर्मल स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बेड कंडक्टर। नॉर्मल स्टेज में क्या होते हैं, बेड कंडक्टर, क्योंकि इनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया था, या कोई और भी आयोनिक कंपाउंड है तो वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। इट मींस उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है, इसलिए नॉर्मल स्टेज में ये क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर। लेकिन जब इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये डिसोसिएट होंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में वो डिसोसिएट हो जाएंगे तो आयन के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब, समझाने का मतलब है, नॉर्मल स्टेट में आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होगा। मोल्टन स्टेट या वाटर में हम डिसॉल्व करें तो दे बिकम आयोनाइज्ड, वो आयोनाइज्ड होंगे एंड गेट्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए इनको हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। ये सभी आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर हो, लेकिन डिसॉल्व स्टेट में क्या हो जाए, या मोल्टन स्टेट में आयोनाइज्ड हो जाए, आयन में डिवाइड हो जाए, और आयन के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस की। कल के वीडियो में आप देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड की स्टडी करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है,
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और साथ में स्टडी करेंगे उनकी प्रॉपर्टी, टर्म कंडीशन, क्यों कि वो आयोनिक कंपाउंड से जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी रखते हैं। इसी के साथ कल मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगले वीडियो देखने को मिलते रहे। ओके।